Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Cash Flow Statement. So let's get started from question number 41. हमें यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है, किसकी? ब्राइट लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है एज एट 31 मार्च 2023. हमें बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बैलेंसेस प्रोवाइड करे गए हैं और हमें यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है. तो ठीक है, क्वेश्चन में देखिए आगे अब हमें बताया हुआ है, जैसे शेयर कैपिटल का बैलेंस है, सरप्लस का बैलेंस बताया हुआ है, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को हम नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे. देन हमें लोन फ्रॉम बैंक, ट्रेड पेबल्स का बैलेंस बता है, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस क्वेश्चन में बताया गया है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ठीक है, अब लॉन्ग टर्म बोरोविंग में उन्होंने दो पार्ट्स में बांट दिया है, एक है लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड और एक है लोन फ्रॉम बैंक. ओके, फिर हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बैलेंसेस में लैंड का बैलेंस बताया है, बिल्डिंग का बैलेंस बताया है, मशीनरी का बैलेंस हमें ओपनिंग क्लोजिंग बताया है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है. ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो कह रहे हैं कि 52,000 रुपीज हम लोगों ने एज इंटरिम डिविडेंड पे किए हैं. तो हमें समझ आ गया. अब हम स्टार्ट सबसे पहले करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो स्टार्टिंग होती है वो होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से. राइट, तो उसके लिए स्टूडेंट हम क्वेश्चन में दोबारा से जाएंगे और शुरू से रीड आउट करेंगे. तो मुझे दिख रहा है कि शेयर कैपिटल तो यहाँ पे नहीं आएगा, वो तो फाइनेंसिंग का पार्ट बनेगा. तो अब हम इसमें सबसे फर्स्ट चीज क्या ले लेंगे? सरप्लस. ठीक है, सरप्लस यानी कि स्टेटमेंट इन पीएनएल. राइट, तो देखो आप क्या लिखोगे? सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. ठीक है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का आप माइनस कर देते हो. तो अगर आप 98,000 में से 96,000 माइनस करोगे तो आपके पास 2,000 रुपीज आ जाएगा. देन लॉन्ग टर्म बोरोविंग यहाँ पे नहीं आएंगी. करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट होगा, पर पहले तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना है. उसके लिए मुझे कोई प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिखा, पर मुझे इंटरिम डिविडेंड जरूर दिख रहा है. मुझे कोई जनरल रिजर्व भी नहीं मिला क्वेश्चन में, पर मुझे इंटरिम डिविडेंड मिल गया. तो इंटरिम डिविडेंड को मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगी. कितने रुपीज का? 52,000 रुपीज का. ठीक है, ये इसलिए प्लस किया जाता है बिकॉज ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं माना जाता. तो बस अब इसके अलावा और कुछ तो यहाँ पे आना नहीं है. तो ये क्या निकल के आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. राइट, अब देखो, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट? अब हमें नॉन कैश आइटम्स का ट्रीटमेंट करना है ना. तो देखो नॉन कैश आइटम्स हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिख रही हैं. तो मुझे नॉन कैश आइटम में देखो गुडविल तो मिली नहीं, ना मुझे कोई प्रॉफिट दिखा है फिलहाल, ना ही कोई लॉस दिखा है. हाँ, बट मुझे डेप्रिसिएशन जरूर दिख रही है. तो अब मुझे यहाँ पे डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना है. राइट, तो देखो डेप्रिसिएशन का हमें बैलेंस जो है वो बताया गया है. अब देखो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है, बट मेरे पास डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है ना. तो उससे मैंने पता लगाया कि अगर मैं 72,000 माइनस 54,000 कर देती हूँ, मेरे पास 18,000 रुपए आ रहे हैं. इट मीन्स मेरे को इस साल डेप्रिसिएशन कितने रुपए की लेनी है? 18,000 रुपए की लेनी है. समझ में आया? चलिए, इसके बाद अब हम लोगों ने जब एक ही नॉन कैश आइटम इंक्लूड कर लिया और कुछ तो है ही नहीं, तो यही सिंपली क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. तो 54,000 प्लस 18,000 करके 72,000 रुपीज आपके पास आ जाएगा, है ना. अब हम क्या करेंगे? अब हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट करेंगे. तो ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे हैं तो उन्हें हम प्लस कर देंगे. देखिए करंट लाइबिलिटी के बढ़ने पे हम प्लस करते हैं तो 10,000 रुपए बढ़ जाएंगे. फिर इन्वेंट्रीज कम हो रही हैं तो इन्वेंट्रीज के कम होने पे भी प्लस कर दिया जाएगा, तो कि करंट एसेट्स के कम होने पे प्लस कर दिया जाता है. तो 16,000 रुपये हम यहाँ बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 88,000. पर माइनस करना पड़ेगा क्या? कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो बढ़ रहे थे, तो करंट एसेट्स के बढ़ने पे हम माइनस कर देते हैं. तो इससे मैंने माइनस कर दिया 68,100 को. तो यहाँ पे मेरे पास 81,200 आ गया है. तो ये 81,200 जैसे कि पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा. अब अगर किसी बच्चे को ये डाउट हो रहा हो कि मैम आपने ये क्यों प्लस माइनस किया, तो वैसे तो अगर आप इस क्वेश्चन पे आ चुके हो तो मेरे को ये लग रहा है कि ये हर बच्चे को रीजन क्लियर है, बट स्टिल मैं एक बार जरूर बताना चाहूंगी. इन तीनों में से मैं एक आइटम बता रही हूँ, बाकी की अपने आप समझ आ जाएंगी.
ठीक है, तो देखो मैं एक ही बता रही हूँ ट्रेड पेबल्स का। देखो ट्रेड पेबल्स बढ़ गए, हमने किसी से पैसा उधार लिया और वो बढ़ गया, इट मीन्स मैंने किसी से और पैसा जब मैं लूंगी तो मेरी फॉर्म में तो कैश आ गई ना, तो कैश का इनफ्लो हुआ तो मैंने प्लस कर दिया। बस इसके आगे मुझे नहीं सोचना कि मेरा एसेट बढ़ रहा है कि लाइबिलिटी बढ़ रही है, मुझे सिर्फ ये देखना था कि अगर किसी भी आइटम के बढ़ने से कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है तो उसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्लस एंड माइनस में मेंशन करो, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन पे वापस गई। क्वेश्चन में जाके मैंने देखा कि अब मुझे बात करनी है इन्वेस्टिंग की, और इन्वेस्टिंग में हम एक ही चीज लेते हैं और वो लेते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स में हम सीधा चलेंगे नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट का सेकेंड नंबर पॉइंट जिसमें मुझे पीपीई दिख रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें सबसे पहले है लैंड। ओके तो लैंड की ओपनिंग वैल्यू है 40,000 की और क्लोजिंग वैल्यू है 60,000 की, यानी कि लैंड मेरा बढ़ गया है। तो बढ़ गया है इट मीन्स कब बढ़ा होगा, जब मैंने परचेज कर लिया होगा, इट मीन्स लैंड का परचेज हो गया है, राइट। और परचेज हुआ कितने का, 20,000 का, दैट इज 60,000 माइनस में 40,000, तो व्हाट वी विल गेट, वी गेट 20,000 रुपीज। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट मुझे पीपीई में क्या दिख रहा है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की वैल्यू भी 10,000 रुपए से मुझे बढ़ी हुई दिख रही है, 1 लाख से 1,10,000 रुपए हो गई है। तो इट मीन्स मैंने क्या किया है, बिल्डिंग का भी परचेज कर लिया है। और कितने रुपए की खरीदी है, 10,000 रुपए की मैंने बिल्डिंग खरीदी है। ठीक है, ओके इसके बाद नंबर 3 पे मुझे यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू दिख रही है। तो मशीनरी भी तो स्टूडेंट बढ़ गई है ना, 2,14,000 से 2,44,000 हो गई है। इट मीन्स जो मेरी मशीनरी है वो भी बढ़ गई है। तो कितने रुपीज से बढ़ गई है, 30,000 से बढ़ गई है। ये सारी चीजें नेगेटिव में आएंगी, रीजन बीइंग परचेज किया है तो कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो टोटल करके आ रहा है 60,000 रुपीज। तो ये 60,000 जो मेरा आया, ये मेरा 60,000 का 60,000 ही रहेगा, तो कि और कुछ नहीं है। तो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बन जाएगा, राइट। तो सबसे सिंपल तो इसमें हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ही रहा। देखो मेन काम ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का होता है, वैसे मैं सही बताऊं तो कि ये दोनों ना बहुत सिंपल रहती हैं। इन्वेस्टिंग भी बहुत सिंपल रहती है और फाइनेंसिंग भी बहुत सिंपल रहती है, टफ दोनों ही नहीं होती है ना। बस ऑपरेटिंग में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा लेने होते हैं। अब देखो, अब लास्ट बचा फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में सबसे पहले क्या लेंगे, शेयर कैपिटल, जो कि लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मेरे को सेम दिख रहा है। सरप्लस हमने इंक्लूड कर लिया। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को हम नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे। मैं आपको साइड बाय साइड लेके चल रही हूँ कि हमने क्वेश्चन में से क्या क्या चीजें इंक्लूड कर ली हैं और क्या क्या चीजें अभी हमने इंक्लूड नहीं करी है। ठीक है, उसके बाद देखो स्टूडेंट, मुझे बैंक लोन दिख रहा है। तो बैंक लोन की बात मुझे ये दिख रही है कि ओपनिंग में 10,000 था और अब कुछ नहीं बचा। इट मीन्स जब कुछ बचा ही नहीं, इट मीन्स हमने रीपे कर दिया, तो इट मीन्स रीपेमेंट हो गई। और अगर आप कोई लोन रीपे कर रहे हो, लौटा रहे हो, तो इट मीन्स आपका कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो कितने रुपए का आउटफ्लो हो गया, 10,000 रुपए का तो आउटफ्लो हो गया। तो कि अगर ओपनिंग में वो बैलेंस था और अब नहीं है, मतलब हमने इस साल में उससे रीपे कर दिया है। ट्रेड पेबल्स हमने इंक्लूड कर लिए, पीपीई इंक्लूड कर लिया, इन्वेंट्रीज इंक्लूड कर ली, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड कर लिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को एट द एंड लेंगे, है ना। अब एक ही चीज बची है, वो है नोट्स टू अकाउंट का पॉइंट नंबर 1। इसमें मुझे एक लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड दिख रहा है और एक लोन फ्रॉम बैंक दिख रहा है। तो देखो लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड पिछले साल कुछ नहीं था और इस साल 40,000 का हो गया है, यानी कि मैंने लोन ले लिया है। तो अगर मैं लोन लूंगी तो लोन लेने से मेरी फॉर्म में क्या आ गई, कैश आ गई। तो लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड, तो 40,000 रुपए का तो इनफ्लो हो गया, तो ये मैंने 40,000 पॉजिटिव में लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा देखिए और क्या दिख रहा है हमें, और हमें दिख रहा है कि लोन फ्रॉम बैंक, जो कि सेम ही है, तो वो तो चलो लेना ही 50-50 ही रहा। एक चीज और रह गई, वो है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड पे किया गया है। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि इंटरिम डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ऑपरेटिंग में क्या कर दे रहे थे, प्लस कर रहे थे। तो अल्टीमेटली माइनस कहाँ पे हो जाएगा, आके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा 52,000। तो ये टोटल कितना आ गया, 22,000 आ जाएगा, और वो भी नेगेटिव में आ रहा है। तो इसीलिए ये कैश यूज्ड आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये पता लगाएंगे कि नेट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो देखिए वो आप कैसे पता लगाओगे, जैसे ये ऑपरेटिंग है ना, तो ऑपरेटिंग का आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा था 81,200। ठीक है, फिर ये नेगेटिव आया किसका, इन्वेस्टिंग का, और फिर ये क्या आया, फिर नेगेटिव आया फाइनेंसिंग का 22,000। तो अल्टीमेटली आंसर मेरा नेगेटिव आ रहा है 800 रुपए का। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, नेट इंक्रीज और
डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। तो हमने पता लगाया कि 800 रुपये यहाँ पे हमारा नेगेटिव आ रहा है। फिर हमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस 8000 गिवन था, तो ये 7200 आ गया, और यही हमें क्वेश्चन में भी गिवन है। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। अब देखो 42 क्वेश्चन है, इसमें हमें सोलर पावर लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस अगेन हमें उसी तरीके से गिवन है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स, राइट। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटैंजिबल एसेट्स, ठीक है। फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब एक चीज का क्या ध्यान रखना है कि करंट इन्वेस्टमेंट्स को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं लेना। करंट इन्वेस्टमेंट्स हाईली लिक्विड होती हैं, इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसीलिए करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वली माना जाता है, राइट। उसके अलावा आप देखो सरप्लस हमें दे दिया, नोट्स टू अकाउंट में बता दिया ना। फिर मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू, गुडविल की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू बता दी। अब देखो मशीनरी के बारे में हमें एडिशनल भी बता रखा है कि एक मशीनरी थी जिसकी वैल्यू 48,000 की थी, जिसके ऊपर 32,000 का डेप्रिसिएशन लगा था, उसको हमने 12,000 रुपए में बेचा है। अब जब मुझे मशीनरी की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू के साथ साथ में उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, तो इट मीन्स मुझे मशीनरी का काउंट इस क्वेश्चन में प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट ही प्रिपेयर कर लेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देन हम क्वेश्चन को करेंगे। वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे। तो मशीनरी अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, तो ओपनिंग फिगर आपको डेबिट साइड पे दिख जाएगी और जो क्लोजिंग फिगर है वो आपको क्रेडिट साइड पे देखने को मिलेगी। तो ओपनिंग है स्टूडेंट 20 लाख रुपीज की, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 25,40,000 का, ठीक है। सेम वे में अगर मैं आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का देखूँ तो ये एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, तो इसकी ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ गई 3 लाख रुपीज की, और जो इसकी क्लोजिंग फिगर है वो आपको डेबिट साइड पे देखने को मिलेगी 4 लाख रुपीज की, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट में क्या किया, मुझे देखो अब मैं चलूंगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जिसमें मुझे बोला हुआ है कि मशीनरी 48,000 की थी, जिसपे डेप्रिसिएशन कितने रुपए का लगा है, 32,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगा है। तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने से एक एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए मैंने इसको मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है। अब अगर मैं इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट में लिख रही हूँ, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की तो वो डेबिट में आएगा ना, अपोजिट चलता है ना। तो अगर ये नाम यहाँ पे देखो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यह नाम किसका आ जाएगा, यहाँ पे नाम मशीनरी अकाउंट आएगा, है ना। देखो इसके अकाउंट में इसका नाम आया, इसके अकाउंट में इसका नाम आएगा, एक में क्रेडिट हुआ तो दूसरे में डेबिट होगा, बट अमाउंट सेम रहेगा। यही तो होता है ना एंट्रीज पोस्ट करना, राइट। अब इसके बाद देखो उन्होंने क्या बोला है आपको, उन्होंने आपको बोला हुआ है कि हमने उसको 12,000 रुपए में सेल किया है, यानी कि बैंक में कितना पैसा आएगा सेल करके, बैंक में पैसा आएगा 12,000 रुपए, ठीक है। तब हमें ये पता लगाना है कि हमें यहाँ पे लॉस हुआ कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ, ये हमें बता दो। तो देखो स्टूडेंट 48,000 की उन्होंने आपको बोली हुई थी मशीनरी, जिसके ऊपर हमने कितने का डेप्रिसिएशन लगाया, 32,000 का, तो वो 16,000 की बची, बट हमने बेचा कितने में, 12,000 में, यानी कि हमें 4,000 रुपए का लॉस हो गया यहाँ पे। तो बाय P&L अकाउंट हमें यहाँ पे लॉस हो गया है 4,000 रुपए का, क्योंकि उस मशीनरी की वैल्यू 16,000 की बची थी, पर हमने 12,000 में सेल कर दिया है, यानी कि मुझे 4,000 रुपए का यहाँ पे लॉस हो गया है। बस इसके अलावा और कुछ भी मेरे पास नहीं है। तो इस साइड पे मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो अगर इस साइड आ रही है इट मीन्स परचेज हुआ है, और ये आ रही है 5,88,000 की। दैट्स इट। अब हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। 25,88,000, 25,88,000, राइट। और अब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज कर देंगे, तो कि हर चीज तो मेंशन कर ही दी है ना। बस यहाँ पे P&L आ जाएगा, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, राइट। तो ये लिखा करो ब्रैकेट में, आपको याद रहेगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर 1,32,000 की आ रही है, तो अब हम इस अकाउंट को भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की जो स्टार्टिंग होती है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से होती है। तो सबसे पहले हम वही बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या मेंशन करते हैं, सबसे पहले हम मेंशन करते हैं सरप्लस। तो सरप्लस के लिए स्टूडेंट ओपनिंग में से क्लोजिंग बैलेंस को माइनस किया जाता है। तो वी विल माइनस 6 लाख माइनस 4 लाख, राइट। तो व्हाट वी विल गेट हियर 2 लाख रुपीज, ओके। अब इसके बाद इसमें क्या करा जाता है स्टूडेंट, कोई इंटरिम डिविडेंड हो, कोई जनरल रिजर्व हो, ठीक है, तो उन्हें यहाँ पे ऐड करते हैं।
तो मैं क्वेश्चन में गई, मैंने फिर से पूरा क्वेश्चन रीड आउट किया, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखी और वो दिखी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, दैट इज अवर प्रोविजन फॉर टैक्स। एंड प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है वो करंट ईयर का इंक्लूड किया जाता है, जो कि है 1,00,000 रुपए, है ना। तो इस चीज के लिए देखो, ये क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चा सही कर सकता था जिस बच्चे के पास दिमाग है, उसने पूरा चैप्टर के सारे क्वेश्चन अभी तक ढंग से सॉल्व किए हैं, वही ये बच्चा कर सकता था। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, पहली चीज तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही प्रोविजन फॉर टैक्स होता है। दूसरी चीज बच्चे को यही नहीं समझ आता कि हमें यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लेना है कि प्रीवियस ईयर का लेना है। कई बच्चे तो उनका डिफरेंस ही ले लेते हैं, है ना। तो जिसको पता था कि एक तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही प्रोविजन फॉर टैक्स होता है और करंट ईयर का लिया जाता है, तो उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अब आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाल लिया, तो अब हम यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की स्टार्टिंग करेंगे इसी से, राइट। तो देखो यहाँ क्या लिखा जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो कि अभी हमने वर्किंग नोट में निकाला है। कितने रुपीस की निकाली है आपने? 3,00,000 रुपीस का, राइट। तो देखो अब हमने इससे स्टार्ट करा, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कोई नॉन कैश आइटम है। तो देखो सबसे पहले तो मुझे डेप्रीसिएशन दिखा, जो कि अभी आपने वर्किंग नोट में निकाला है ना, पूरे साल वाला वो लेना है, सिर्फ उस मशीनरी वाला नहीं इंक्लूड करना, पूरे साल की जो डेप्रीसिएशन है ना वो इंक्लूड करनी है। यानी कि जो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाया था, उसमें हमने लिखा था ना बाय P&L अकाउंट डेप्रीसिएशन फॉर द होल ईयर, उससे यहाँ पे हमने इंक्लूड करना है, और वही मैंने यहाँ पे किया इंक्लूड, राइट। उसके बाद फिर लॉस हुआ था सेल ऑफ फर्नीचर पे, वो भी एक नॉन कैश आइटम है और लॉस को प्लस किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस करेंगे। क्यों प्लस किया जाता है ऑपरेटिंग में? क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट एक और नॉन कैश आइटम मुझे गुडविल की दिख रही है, क्योंकि गुडविल की वैल्यू ओपनिंग जो थी वो 2,24,000 थी और अब हो गई है 80,000 की, यानी कि गुडविल क्या हो गई है, राइट ऑफ हो गई है। तो गुडविल राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ, राइट। तो गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई कितने रुपीज से? 1,44,000 से। तो इन सब का टोटल आ रहा है 2,80,000 रुपए। तो 3,00,000 प्लस 2,80,000 गिव्स यू 5,80,000 रुपीज, और ये 5,80,000 रुपीज क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट। अब हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले मैंने माइनस किया, क्या? डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, करंट लाइबिलिटी कम हो रही है, माइनस कर देंगे 50,000 रुपए। उसके बाद इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं, माइनस कर देंगे, क्योंकि करंट एसेट्स के बढ़ने पे माइनस किया जाता है 16,000 रुपए, क्योंकि अगर इन्वेंट्रीज में खरीद रही हूँ तो करंट एसेट तो बढ़ रहे हैं बट कैश का आउटफ्लो हो रहा है। उसके बाद इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, बढ़ रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल, तो इसको भी माइनस कर देंगे कितने रुपए से? 54,000 रुपीज। तो ये टोटल 1,20,000 रुपए यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो 4,60,000 रुपए हमारे पास आ गया। तो ये क्या आ गया? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कोई टैक्स वगैरह है तो उसको लेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास टैक्स था ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो हमें गिवन था ना शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, उसमें जाइए जाके देखिए हमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिख रहा है ना प्रीवियस ईयर का 1,00,000। देखो फिर मैंने आपको याद हो तो मैंने हिंट भी दिया था कि पी याद रखो, प्रीवियस ईयर का पी और पेड का भी पी, तो उससे याद रखा करो कि प्रीवियस ईयर वाला यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, जो कि हमें 1,54,000 का गिवन है। पे करेंगे तो ऑब्वियसली कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, इसलिए इसको माइनस में लिख रहे हैं, और 3,06,000 अल्टीमेटली हमारे पास निकल के आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है। तो ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट हम लोगों का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे चलते हैं। तो देखो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए हमें नॉन करंट एसेट्स को देखना है, जो कि हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट बना लिया है। एक तो मशीनरी की सेल हो रही थी 12,000 रुपए की, तो कैश का इनफ्लो तो पॉजिटिव, और एक हमने बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में परचेज ऑफ मशीनरी निकाला था, तो ये आउटफ्लो होगा कैश का, इसलिए इसको हम नेगेटिव में लिख देंगे 5,88,000। तो अल्टीमेटली क्या आ गया? 5,76,000, जो कि नेगेटिव में आ रहा है, इसीलिए ये कैश यूज्ड बन जाएगा इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? फाइनेंसिंग। तो अब मैं गई देखो बैलेंस शीट पे, इसमें मैंने देखा मैंने क्या चीज यूज नहीं की, एक तो शेयर कैपिटल यूज नहीं किया, जिसका बैलेंस 2,00,000 रुपए से बढ़ गया है, यानी कि इश्यू हुआ है शेयर कैपिटल,
है ना, क्योंकि 24 लाख का हो गया और पहले 22 लाख का था, यानी कि 2 लाख का तो इश्यू कर लिया ना हमने शेयर कैपिटल। देखो मैं तो ऐसे ही, मेरे को भी नहीं पता कि क्या क्या चीजें लेनी, मैं तो क्वेश्चन रीड करती हूँ और क्वेश्चन रीड करके देखती हूँ कि कोई चीज मैं स्किप तो नहीं कर रही। अब मैंने शेयर कैपिटल ले लिया, ठीक है, उसके बाद अब देखो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी मेरी बढ़ रही हैं, 3,40,000 से 4,80,000 रुपए की हो रही हैं, तो इट मीन्स मैंने बोरो कर लिया है ना। तो अगर मैं बोरो करूंगी, स्टूडेंट, इंक्रीज हो रही है ना मेरी लॉन्ग टर्म बोरोविंग, बोरो करूंगी तो मेरी फॉर्म में तो कैश आ रहा है ना। अगर मैं किसी से पैसा उधार पे ले रही हूँ तो कितना ले रही हूँ, 1,40,000 इन्फ्लो हुआ तो बस मैंने पॉजिटिव लिख दिया और मेरे पास आ गया 3,40,000 रुपए, पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बन जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि नेट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए आपके सामने ही तो है, देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हमारा आंसर क्या रहा था, 3,06,000 आया, देखो पॉजिटिव, फिर माइनस आया फाइनेंसिंग का 5,76,000 और फिर पॉजिटिव आया 3,40,000, तो अल्टीमेटली 70,000 आ रहा है और वो पॉजिटिव आ रहा है ना। अब इसमें क्या करोगे, जो ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट है उसे प्लस कर दो, तो कितना है 105,1,2,3,4, ये कैसे बना, इसमें करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों चीजों को हमने इंक्लूड किया है। तो ये अल्टीमेटली मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है, देखो कितना आ रहा है 1,1,2,1,2,3,4, और यही मेरे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इवन यू कैन चेक, देखो अगर मैं आपसे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूँ तो वो देखो कितना है 6,40,000 प्लस 4,80,000, और यही आ रहा है हमारा भी, तो इट मीन्स बिल्कुल सही आया है हम लोगों का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43 में हमें शेयर कैपिटल बता रखा है, देखो जो कि बढ़ रहा है 50,000 रुपए से, यानी कि इशू हुआ है, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा, ठीक है। ट्रेड पेबल्स देखिए बढ़ रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज कम हो रही है तो माइनस हो जाएगा, ओके। उसके अलावा देखिए इनटैंजिबल एसेट्स हैं गुडविल की, जो कि गुडविल मेरी कम हो रही है, इट मीन्स गुडविल एमोटाइज या राइट ऑफ हो गई है, तो इसे हम प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, राइट। उसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर हम देखें तो वो भी बढ़ गए हैं, यानी कि परचेज हो गए होंगे, तो किसमें किसका पार्ट बनेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। इन्वेंट्रीज की वैल्यू कम हो रही है तो बढ़ जाएगा ऑपरेटिंग में, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ गई है तो माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग में, है ना। तो ऐसे तब हमें आना चाहिए, इतने सारे क्वेश्चन 40+ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अगर हम अभी भी ऐसे नहीं कर पाएंगे तो फिर तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, राइट। अब जैसे कैश एंड बैंक के बैलेंसेस है तो इसको लास्ट में हम इंक्लूड करेंगे, ओके। उसके आगे मैं गई तो मैंने अब नोट्स टू अकाउंट में देखा कि मुझे रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दे रखा है, ठीक है, जिसको मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लूंगी, सरप्लस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लूंगी, प्रोविजन फॉर टैक्स का यूज भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करेंगे, ठीक है ना। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू मुझे दे रखी है। प्रपोज डिविडेंड भी मुझे 2 सालों का बताया हुआ है ना। तो अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट की, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की सारी अगर आपने वीडियोस देखी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग की 2 वीडियोस देखी हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि प्रपोज डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि देखो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कोई भी एडजस्टमेंट आ सकती है, तो मैं आपको जरूर बोल रही हूँ कि उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको आपने जरूर देखना। अगर आप वो दोनों वीडियोस देख लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में किसी भी तरीके की परेशानी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे तरीके की इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मैं उन दोनों वीडियोज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते हुए, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सरप्लस, ठीक है। तो सरप्लस निकालने के लिए मैंने क्या किया, 27,000 में से 18,000 माइनस किया, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का माइनस किया, तो 9,000 रुपये आ गया। अब क्या प्लस होता है इसमें, जनरल रिजर्व जो कि कितने से बढ़ रहा था, 10,000 रुपये से। फिर जो डिविडेंड है वो लेंगे, तो वो ले लो, है ना। तो देखो डिविडेंड कितना लेना है हम लोगों ने, डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड, देखो हमेशा मैंने बताया है प्रोपोज्ड डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का लेना है। अगर आप मेरी इस चैप्टर की वीडियो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो ना स्टूडेंट, तो ये चीज अब आप मुझे खुद बता रहे होंगे, मेरे को आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कि प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लिया जाता है। वो दोनों वीडियोस मस्ट हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड वॉच देम, ठीक है। एंड प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लिया जाता है, तो बस ये करंट ईयर का ले लो 32,000। तो देखो आपके पास ये कितना आ जाएगा, टोटल इन सबको हम करेंगे तो हमारे पास 90,000 रुपीज आ जाएगा, है ना। तो बस अब उन सब वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अभी हमने कैलकुलेट किया ये तो वर्किंग नोट में 90,000 का, ठीक है। अब नॉन कैश आइटम का ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें मुझे क्या दिख रहा था, गुडविल राइट ऑफ, तो उसे मैं यहाँ पे ले लूंगी क्योंकि गुडविल की वैल्यू कम हो रही थी ना, मतलब वो राइट ऑफ हो गई है 10,000 रुपये से, तो ये टोटल आ गया 1,00,000 रुपये। तो ये 1,00,000 रुपये क्या आया है, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेक्स्ट स्टेप करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट करेंगे। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, देखो ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे थे तो प्लस कर देंगे 18,000 रुपये, इन्वेंट्रीज कम हो रही थी तो इसे भी प्लस कर देंगे 18,000 रुपये, तो टोटल 36,000 आप प्लस कर दोगे तो आपके पास 1,36,000 रुपीज आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद और क्या रह गया, देखो अदर करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही थी तो उसे माइनस कर देंगे, कितने रुपीज से माइनस हो जाएगा, 2,000 रुपये। फिर ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे थे तो उसे भी माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 33,000 रुपीज। तो अल्टीमेटली 35,000 यहाँ पे लेस हो गया तो 1,01,000 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसके बाद क्या करेंगे, बस लास्ट क्या रह गया, प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे माइनस करेंगे। तो पेड वाला कौन सा होता है, पी प्रीवियस ईयर, पेड वाला जो टैक्स होता है उसको यहाँ पे माइनस किया जाएगा। तो माइनस कितने रुपीज हो जाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट, 28,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास 73,000 आ जाएगा। और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए हमें नॉन करंट एसेट्स देखने हैं। तो देखो नॉन करंट एसेट्स में मेरे को एक तो देखो दिख रहा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स खुद ही दिख रही हैं, 10,000 से 35,000 की हो गई हैं, बढ़ गई हैं, यानी कि मैंने परचेज कर ली हैं। तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज किया होगा तो कैश का आउटफ्लो हो गया होगा, तो 25,000 रुपये माइनस के आ गए। और मुझे दो चीज़ें और क्या दिख रही हैं जो कि नोट नंबर के 3 में दिख रही है, लैंड एंड बिल्डिंग मेरी कम हो गई है तो सेल हो गया है, और प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई है तो परचेज हो गया है। बहुत ही सिंपल है क्योंकि कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। हमने यहाँ पे क्या लिखा, सेल हो रही है किसकी, लैंड एंड बिल्डिंग की, तो कितने की सेल हो रही है, 53,000 की, तो ये पॉजिटिव में लिख देंगे। और परचेज हो रही है क्या, प्लांट एंड मशीनरी, तो कि बढ़ रही है ना, तो इसलिए इसको नेगेटिव में लिखेंगे 1,01,000। तो अल्टीमेटली मेरा बैलेंस 73,000 नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स ये आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा फाइनेंसिंग, जिसमें सिर्फ क्या चीज़ें आनी है, एक तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो कि बढ़ रहा था 50,000 रुपये से, और एक डिविडेंड पेड, जो कि इसी का पार्ट हम मानते हैं बिल्कुल, है ना। तो 39,000 जो हमने ऑपरेटिंग में प्लस किया था उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 11,000 पॉजिटिव आ जाएगा। और जैसे कि ये पॉजिटिव आ रहा है इसलिए ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बन जाएगा। बस अब कुछ नहीं, हमने नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालना है, जो कि मेरे पास 11,000 आ रहा है। मैंने आपको हर बार निकाल के दिखाया, तो मैंने खुद ही अभी कैलकुलेट कर लिया है। 17,000 इसमें ओपनिंग प्लस किया तो मेरे पास 28,000 आ गया, जो कि क्लोजिंग क्वेश्चन में गिवन था। तो इट मीन्स हमारा आंसर सही आया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।